नमस्कार सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज अपन इस क्लास में फिर से साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो रीट 2025 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ये जो प्रश्न है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सारे के सारे प्रश्न जो है वो विश्लेषण के साथ बनाए गए हैं, अच्छे प्रश्न हैं और आपकी जो तैयारी होती है उसमें बड़ी सहायता करने वाला है, मददगार है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है आज के। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, मेस्लो के अनुसार अंतिम आवश्यकता जिसका सर्वाधिक देर से विकास होता है कौन सी है। मतलब है मेस्लो के नियमानुसार कौन सी ऐसी आवश्यकता है जिसका विकास सबसे देर में होता है, मतलब सबसे बाद होता है। ऑप्शन ए है सुरक्षा आवश्यकता, ऑप्शन बी आत्मा अभिव्यक्ति आवश्यकता, ऑप्शन सी आत्मसिद्धि आवश्यकता, ऑप्शन डी में है बी एवं सी दोनों और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एवं सी दोनों। मतलब आत्मा अभिव्यक्ति की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता को मेस्लो ने शीर्ष स्थान पर रखा है। इनका जो विकास होता है वो सबसे बाद में होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला है मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित प्रयासों में से कौन से प्रयास अपनाने चाहिए। मतलब जो मंदबुद्धि जो बालक होता है उनके शिक्षा के लिए कौन कौन से प्रयास है वो अपनाने चाहिए या कौन सा प्रयास अपनाना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन ए है विशेष विद्यालय की व्यवस्था, ऑप्शन बी है आवासीय विद्यालय, ऑप्शन सी में है सरल पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्योंकि जो मंदबुद्धि बालक होता है वो सामान्य बालकों के साथ में ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, इसलिए उनके लिए विशेष विद्यालय की व्यवस्था करनी चाहिए, साथ ही साथ उनके लिए आवासीय विद्यालय भी होना चाहिए और इसके अलावा सामान्य बालकों के अलावा उनके लिए सरल पाठ्यक्रम रखना चाहिए। क्योंकि उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो बहुत ही कम होती है, तो उनकी बुद्धि लब्धि के अनुसार पाठ्यक्रम सरल होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि एक 8 वर्ष के बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है तो वह होगा। ऑप्शन ए श्रेष्ठ बुद्धि बालक, ऑप्शन बी में है अति श्रेष्ठ बुद्धि बालक, ऑप्शन सी में है प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन डी में है सृजनशील बालक और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो एक बालक है जिसकी आयु 8 वर्ष है, मतलब वास्तविक आयु जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 8 वर्ष है और मानसिक आयु है 12 वर्ष। तो वह बच्चा किस प्रकार का होगा। तो आपने बुद्धि लब्धि के बारे में पढ़ा होगा। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, बुद्धि लब्धि बराबर है मानसिक आयु बटावा वास्तविक आयु गुणा 100। ये होता है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र। तो इस फॉर्मूले में अपन सारे मान रखते हैं तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या हो जाएगा, मानसिक आयु कितनी है 12 वर्ष और वास्तविक आयु कितनी है 8 वर्ष, इंटू 100 करेंगे तो इसका जो मान है वो आएगा अपने 150 से कुछ ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये मान आएगा इसका। तो 150 मतलब 140 से जिनकी बुद्धि लब्धि अधिक होती है वो किस में आता है, वो आता है अपने प्रतिभाशाली बालकों में। किस में आता है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक किस में आता है, प्रतिभाशाली बालक में आता है, इसलिए वो प्रतिभाशाली बालक होगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। क्योंकि देखो अपने को पता है कि 90 से 109 जिनकी IQ होती है वो सामान्य बुद्धि बालक होता है और 110 से 119 जिनकी IQ होती है वो श्रेष्ठ बुद्धि बालक होता है और 120 से 139 जिनकी IQ होती है वो अति श्रेष्ठ बुद्धि बालक होता है और फिर जो 140 से जो अधिक बुद्धि लब्धि वाले होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न देखने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आप हमारे YouTube चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन से टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो और टेलीग्राम चैनल पर हर रोज़ एक निश्चित समय के अनुसार रीट की सब्जेक्ट्स के अनुसार डेली क्विज मिलती है।
तो उन क्विज से भी आपको अपनी तैयारी में बड़ा फ़ायदा होगा, बड़ा लाभ मिलेगा, है ना। क्विज में सारे जो प्रश्न डालता हूँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न डालता हूँ, फालतू का कचरा है या इस प्रकार के प्रश्न कि जो प्रश्न इजी है और वो लगभग सबको आता है, ऐसे प्रश्न डाल के मैं आपका टाइम खराब नहीं करता हूँ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिससे वाकई में आपको हेल्प मिलती है कि हाँ ये प्रश्न नहीं आ रहे हैं और इन प्रश्नों को पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी होगी, तैयारी में और मजबूती होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न नहीं डालता हूँ जो पहले से आपको आ रहे हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, आरटीई नियमावली 2011 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का कार्यकाल कितने वर्ष का निर्धारित किया गया है। मतलब जो आरटीई नियमावली है, मतलब आरटीई 2011 की जो नियमावली है उसके अनुसार जो विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, है ना, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का कार्यकाल कितने वर्ष का निर्धारित किया गया है। ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी में है 4 वर्ष, ऑप्शन डी में है 5 वर्ष और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 3 वर्ष। मतलब है जो विद्यालय प्रबंधन समिति है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, इसका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है ना। जो स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो सिद्धांत है वो थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित होने का मतलब है थार्नडाइक ने सीखने के 8 नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे मुख्य नियम और 5 नियम गौण नियम दिए थे। तो उनमें से किस नियम पर आधारित है स्किनर का ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है बहु अनुक्रिया के नियम पर, ऑप्शन बी आत्मीकरण के नियम पर, ऑप्शन सी प्रभाव एवं परिणाम के नियम पर, ऑप्शन डी में है अभ्यास के नियम पर और ऑप्शन ए में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी प्रभाव एवं परिणाम के नियम पर। किस पर? प्रभाव एवं परिणाम के नियम पर। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाना सीखने के बाद स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाना सीखना किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है। ऑप्शन ए है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, ऑप्शन बी नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, ऑप्शन सी शून्य अधिगम स्थानांतरण, ऑप्शन डी निषेधात्मक अधिगम स्थानांतरण और ऑप्शन ई है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, अधिगम स्थानांतरण आपने साइकोलॉजी में पढ़े होंगे। साइकोलॉजी में अधिगम स्थानांतरण है वो 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, है ना। वैसे तो इनका अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है पर 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। इसमें क्या होता है कि एक जगह पे सीखी हुई चीज़ है वो दूसरी जगह भी काम में आती है ना। एक जगह पे सीखी हुई चीज़ यदि दूसरी जगह भी काम में आती है तो वो कहलाता सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। और नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण किसको बोलते हैं? एक जगह सीखी हुई चीज़ दूसरी जगह विरोध उत्पन्न करती है तो उसको बोलते हैं नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। शून्य अधिगम स्थानांतरण किसको बोलते हैं कि किसी एक क्षेत्र में सीखी हुई जो चीज़ है वो दूसरे क्षेत्र में न तो कोई लाभ पहुंचाती है और न ही कोई हानिकारक होती है या कोई विरोध उत्पन्न करती है। तो मतलब उसका कोई फायदा नहीं होता और कोई नुकसान नहीं होता, वो उसको बोलते हैं अपन शून्य अधिगम स्थानांतरण। अब प्रश्न में देखो, साइकिल चलाना सीखने के बाद मोटरसाइकिल चलाना सीखना किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण होगा। तो यदि व्यक्ति को साइकिल चलाना आता है तो साइकिल चलाने का जो कौशल है वो उसको मोटरसाइकिल चलाने में सहायता करेगा, है ना। जैसे हैंडल का बैलेंस बनाना वगैरह, क्योंकि साइकिल भी 2 व्हीलर है और जो मोटरसाइकिल होती है वो भी क्या होती है? 2 व्हीलर होती है। तो साइकिल चलाने का जो कौशल है मोटरसाइकिल चलाने में भी क्या करता है? सहायता करता है। अगला प्रश्न है, किस अभिप्रेरणा को बाह्य अभिप्रेरणा भी कहते हैं। मतलब कौन सी अभिप्रेरणा है जिसको अपन बाह्य अभिप्रेरणा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए सकारात्मक अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी में है नकारात्मक अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी में है जन्मजात अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी में ए एवं सी दोनों और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी नकारात्मक अभिप्रेरणा। मतलब नकारात्मक जो अभिप्रेरणा होती है वो बाहर से दी जाती है ना, इसलिए इसको बाह्य अभिप्रेरणा भी बोलते हैं या बाह्य प्रेरणा भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। जो निःशक्त बालक होते हैं, है ना, उनके लिए शिक्षा का क्या प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शन ए है मुख्य धारा में डालकर, ऑप्शन बी समाकलन द्वारा, ऑप्शन सी
समावेशित शिक्षा द्वारा, ऑप्शन डी ए, बी एवं सी तीनों द्वारा, और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा समावेशित शिक्षा द्वारा। क्या हो जाएगा? समावेशित शिक्षा द्वारा निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बुद्धि स्तर में, ऑप्शन बी अभिवृत्ति में, ऑप्शन सी गतिविधि योग्यता में, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों में, और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों में, है ना, उपयुक्त तीनों में। अर्थात जो व्यक्तिगत जो भेद है वो तो हर स्तर में पाए जाते हैं। बुद्धि स्तर पर भी किसी की बुद्धि कैसी होती है, किसी की कैसी होती है, किसी की कितनी, अभिवृत्ति भी सबकी अलग अलग होती है, गतिविधि योग्यता होती है वो भी किसी की गतिविधि योग्यता कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। मतलब प्रत्येक आदमी जो होता है, प्रत्येक व्यक्ति होता है, वो दूसरे व्यक्ति से अपने आप में हर क्षेत्र में क्या होता है, भिन्न होता है। आगे बात सुन, मतलब व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं हर स्तर पर, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों में। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, तनाव को कम करने की निम्न में से कौन सी एक अप्रत्यक्ष विधि है? देखो, दुश्चिंता है, तनाव है, द्वंद्व है, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उनको दूर करने के लिए कुछ युक्तियां या उपाय है या विधियां हैं। उन विधियों को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, प्रत्यक्ष विधियां और अप्रत्यक्ष विधियां। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि कौन सी है ना? तो इनमें से कौन सी अप्रत्यक्ष विधि है? ऑप्शन ए है बाधा निवारण विधि, ऑप्शन बी उपाय खोज विधि, ऑप्शन सी लक्ष्य प्रतिस्थापन विधि, ऑप्शन डी आत्मीकरण विधि, और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, प्रत्यक्ष विधियाँ क्या होती है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसमें डायरेक्ट समाधान होता है, इनडायरेक्ट नहीं होता। जैसे बाधा निवारण, किसी व्यक्ति को कोई समस्या आई, समस्या के कारण तनाव हो गया, सीधी उस समस्या को खत्म कर दो, उस बाधा का निवारण कर दो, तो ये तो डायरेक्ट विधि होगी, प्रत्यक्ष विधि होगी। अगला उपाय खोज विधि, भाई कोई समस्या हुई, किसी समस्या के कारण व्यक्ति तनाव में आ गया, तो उसका उपाय ढूंढो, डायरेक्ट उपाय ढूंढ रहे हैं तो वो प्रत्यक्ष विधि होगी, ठीक है। अगला लक्ष्य प्रतिस्थापन विधि, मान लिया कि किसी समस्या को लेकर, किसी लक्ष्य को लेकर कोई तनाव उत्पन्न हो गया, तो लक्ष्य को ही चेंज कर दो, लक्ष्य को ही क्या कर दो, चेंज कर दो, तो ये भी प्रत्यक्ष ही है ना। और आत्मीकरण विधि, तो आत्मीकरण विधि होती है वो आपके प्रत्यक्ष विधि नहीं होती है, ये एक इनडायरेक्ट विधि है, एक अप्रत्यक्ष विधि है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी आत्मीकरण विधि। अब यदि आपको क्लास यदि अच्छी लगी हो तो क्लास को अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही साथ चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। तो इस क्लास में इतना ही। कल फिर इसी टाइम मॉर्निंग में 6:05 पर साइकोलॉजी की क्लास अपलोड हो जाती है। तो फिर कल मॉर्निंग में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।